आज हम शुरुआती भारतीय राष्ट्रवादियों के राजनीतिक काम के शायद सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं असरदार पहलू पर बात करेंगे, साम्राज्यवाद की उनकी आर्थिक चीरफाड़। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो किसी इतिहास की किताब के पन्ने नहीं बल्कि एक तरह की चार्ट शीट है। चार्ट शीट, ये शब्द बिल्कुल सही है। ये बताते हैं कि कैसे दादा भाई नौरोजी, गोखले जैसे नेताओं ने परत दर परत ये खोला कि अंग्रेजी हुकूमत भारत को आर्थिक तौर पर कैसे खोखला कर रही थी। और आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये आलोचना सिर्फ शिकायतें नहीं थीं, बल्कि एक बहुत सोचा समझा हमला था। उनकी मांगे क्या थीं और सबसे जरूरी, कैसे उनके तर्कों ने पूरे भारत में ये सोच फैला दी कि अंग्रेजों का राज कोई वरदान नहीं बल्कि एक शोषण का तंत्र है। तो चलिए इस पूरी बहस की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इन शुरुआती राष्ट्रवादियों की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो ये थी कि उन्होंने अंग्रेजी राज की नीयत को पकड़ लिया था। बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ कहा कि ब्रिटिश आर्थिक साम्राज्यवाद का एक ही मकसद है, भारत की अर्थव्यवस्था को इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था का गुलाम बनाना। मतलब भारत सिर्फ एक मोहरा था, हम्म। एक ऐसा देश जो इंग्लैंड के कारखानों के लिए कच्चा माल जैसे कपास और नील ये सब पैदा करेगा, और फिर उन्हीं कारखानों में बने तैयार माल जैसे कपड़े के लिए एक बड़ा बाजार बन जाएगा। हाँ, और हमारे स्रोत यही बताते हैं कि वे इस पूरी कोशिश का जोरदार विरोध कर रहे थे। बिल्कुल, और ये सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था, वे भारत को विदेशी पूंजी के निवेश की एक सुरक्षित जगह भी बनाना चाहते थे। राष्ट्रवादियों ने इस पूरे औपनिवेशिक ढांचे की लगभग हर आर्थिक नीति के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। और उन्होंने भारत की जो बढ़ती गरीबी थी, जो आर्थिक पिछड़ापन था, उसका सीधा रिश्ता ब्रिटिश शोषण से जुड़ा। इसी बात पर दादा भाई नौरोजी ने 1881 में एक बहुत ही तीखी बात कही थी जो आज भी चुभती है। हाँ, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी, बढ़ता हुआ और हर दिन बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है। आक्रमण? हाँ, और ये भी कि वो धीरे धीरे मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है। इसे आक्रमण कहना ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के हम भारत को सभ्य बना रहे हैं वाले दावे की हवा निकाल दी। सही कहा। उन्होंने कहा कि आप सभ्य नहीं बना रहे, आप तो हमला कर रहे हैं। बस आपके हथियार बंदूकें नहीं बल्कि आपकी आर्थिक नीतियां हैं। और ये सिर्फ भावना नहीं थी, उन्होंने तथ्यों के साथ बताया कि कैसे भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग जैसे कपड़ा बनाना वो बर्बाद हो गए और आधुनिक उद्योगों को जानबूझकर पनपने नहीं दिया गया। अच्छा, एक बात जो मुझे स्रोतों में पढ़कर थोड़ी चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि राष्ट्रवादी विदेशी निवेश का विरोध कर रहे थे। आज के जमाने में तो हम सब FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं। तो क्या वे विकास के खिलाफ थे? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब उनकी दूर की सोच को दिखाता है। वे विकास के खिलाफ नहीं थे, मतलब वो निर्भरता के खिलाफ थे। निर्भरता? अच्छा। उनका तर्क था कि ये पैसा भारत के फायदे के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों के फायदे के लिए लग रहा था। ये रेलवे लाइनें गांव को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि बंदरगाहों तक बिछाई जा रही थीं, ताकि हमारा कच्चा माल आसानी से बाहर भेजा जा सके और उनका तैयार माल देश के कोने कोने में पहुंचाया जा सके। अच्छा, तो मतलब ये निवेश एक तरह का जाल था, दिखने में विकास लेकिन असल में शोषण को और आसान बनाने का जरिया। एकदम सही। उनका डर था कि इस विदेशी पूंजी से भारतीय उद्योगपति कभी खड़े ही नहीं हो पाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर अंग्रेजों की पकड़ हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगी। वे इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानते थे। तो अगर विदेशी पूंजी नहीं तो फिर समाधान क्या था? गरीबी कैसे दूर होती? उनका समाधान साफ था, आत्मनिर्भरता। उन्होंने कहा कि भारत की गरीबी दूर करने का एकमात्र रास्ता है अपने आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। और इसके लिए सरकार से मदद चाहिए थी? हाँ, उन्होंने सरकार से 2 चीजें मांगी। पहली, टैरिफ सुरक्षा, यानी बाहर से आने वाले माल पर टैक्स लगाओ ताकि भारत में बना सामान सस्ता बिके। और दूसरी, सरकार सीधे तौर पर भारतीय उद्योगों को आर्थिक मदद दे। और यहीं से स्वदेशी का विचार निकला है ना, कि भारतीय सामानों का इस्तेमाल करो और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करो। हाँ, और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये आंदोलन बन गया। सोचिए, 1896 में पुणे और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में कॉलेज के छात्र सरेआम विदेशी कपड़े जला रहे थे। ये तो बहुत शक्तिशाली प्रतीक रहा होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ कपड़ों को आग लगाना नहीं था, ये अंग्रेजी आर्थिक ताकत को सीधी चुनौती थी। इन सब में सबसे बड़ा और शायद सबसे प्रसिद्ध विचार था धन की निकासी, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र बार बार आता है। सुनने में ये एक अकादमिक सिद्धांत लगता है, पर इसका असर क्या था? ये अकादमिक नहीं,
एक राजनीतिक बम था। दादाभाई नौरोजी ने आंकड़ों के साथ ये साबित किया कि भारत का पैसा और संसाधन लगातार इंग्लैंड भेजे जा रहे हैं। किस रूप में, मतलब कैसे? ब्रिटिश अधिकारियों की तनख्वाह, उनकी पेंशन, भारत में लगे कर्ज पर ब्याज और ब्रिटिश साम्राज्य के युद्धों के खर्च के रूप में। अच्छा। उन्होंने एक सरल, शक्तिशाली विचार दिया जिसे कोई भी समझ सकता था। वे हमारा पैसा ले जा रहे हैं। इस एक विचार ने अंग्रेजों के हम भारत का भला कर रहे हैं वाले पूरे नैरेटिव को पलट कर रख दिया। मतलब ये कि भारत की गरीबी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी नीति का नतीजा थी। बिल्कुल। और इस ड्रेन को रोकने की मांग उनकी आर्थिक आलोचना का केंद्र बन गई। इसके साथ ही उन्होंने दूसरी कई मांगे भी जोड़ी। जैसे किसानों पर लगान का बोझ कम करो, क्योंकि ज्यादा टैक्स भी गरीबी बढ़ा रहा था। उन्होंने बागानों में काम करने वाले मजदूरों की बुरी हालत सुधारने और नमक कर जैसी चीजों को खत्म करने के लिए भी आवाज उठाई। और सेना के खर्च का भी जिक्र है। राष्ट्रवादी कह रहे थे कि भारत सरकार का ज्यादातर पैसा भारतीय लोगों पर नहीं, बल्कि एक बड़ी सेना रखने पर खर्च हो रहा है। हाँ, और वो सेना असल में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एशिया और अफ्रीका में लड़ती थी। वो कह रहे थे कि ये हमारी सेना नहीं, ये अंग्रेजों की शाही सेना है जिसका खर्च हम उठा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये सारी बातें सामने आई, ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रवादी इस नतीजे पर पहुंचे कि अंग्रेजी राज के अगर कुछ छोटे मोटे फायदे हैं भी, तो इस भयानक आर्थिक शोषण के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसी बात को दादाभाई नौरोजी ने जान और माल की सुरक्षा वाले ब्रिटिश दावे पर अपनी टिप्पणी में बहुत जबरदस्त तरीके से सामने रखा। उन्होंने कहा कि ये दावा एक रोमांस है। हाँ, एक खूबसूरत कहानी जिसकी हकीकत कुछ और है। उन्होंने जो कहा वो सोचने पर मजबूर करता है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने माना कि हाँ, शायद अब एक भारतीय दूसरे भारतीय से या किसी देसी राजा के जुल्म से ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन उन्होंने सवाल पूछा, क्या हमारी संपत्ति इंग्लैंड की पकड़ से सुरक्षित है? और अगर संपत्ति ही सुरक्षित नहीं तो जीवन कैसे सुरक्षित है? बात तो सही है। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि इंग्लैंड हर साल 30 से 40 मिलियन पाउंड की दौलत भारत से ले जाता है और नतीजा ये है कि यहाँ लाखों लोगों के लिए जिंदगी का मतलब आधा पेट भोजन या भुखमरी है। तो ये कैसी सुरक्षा है? कानून और व्यवस्था पर उनकी टिप्पणी तो और भी तीखी है। उन्होंने एक भारतीय कहावत का जिक्र किया, पीठ पर मारो पर पेट पर मत मारो। इसका क्या मतलब था इस संदर्भ में? इसका मतलब बहुत गहरा था। उन्होंने कहा कि पुराने देसी राजाओं के राज में हो सकता है कि लोगों को कभी-कभी शारीरिक हिंसा सहनी पड़ती थी, यानी पीठ पर मार पड़ती थी, पर जो वे कमाते थे, जो उगाते थे, वो उनका होता था। लेकिन ब्रिटिश राज में कानून और व्यवस्था है, कोई हिंसा नहीं होती। यहाँ आदमी शांति से रहता है, उसका सार चुपचाप शांति से और सूक्ष्मता से खींच लिया जाता है। वो शांति से भूखा मरता है और शांति से नष्ट हो जाता है, कानून और व्यवस्था के साथ। ये विश्लेषण तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि आर्थिक नीतियां गलत हैं और शोषण पर आधारित हैं। हाँ, पर सिर्फ मांग करने से या लेख लिखने से तो अंग्रेज मानने वाले नहीं थे। उन्हें असल में सत्ता में भी तो हिस्सेदारी चाहिए होगी, ताकि वे इन नीतियों को खुद बदल सकें। बिल्कुल, और यहीं से उनकी लड़ाई आर्थिक मोर्चे से राजनीतिक मोर्चे पर आती है। यहीं से संवैधानिक सुधारों की मांग शुरू होती है। और उनका मानना था कि जब तक बजट पर भारतीयों का नियंत्रण नहीं होगा, तब तक ये धन की निकासी कभी नहीं रुकेगी। सही, लेकिन उनकी शुरुआती मांगे काफी नरम थीं। जैसा कि स्रोत बताते हैं, वे धीरे धीरे बदलाव चाहते थे। हाँ, वे बहुत सावधानी से चल रहे थे। 1885 से 1892 तक उनकी मुख्य मांग थी विधान परिषदों यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का विस्तार करना और उनमें सुधार करना। उनके दबाव में सरकार 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट लाई भी, जिससे सदस्यों की संख्या बढ़ी। पर इसमें एक बड़ा पेंच था। कुछ सदस्य तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जा सकते थे, लेकिन परिषदों में सरकारी अधिकारियों का बहुमत बना रहा। मतलब आखिरी फैसला हमेशा सरकार का ही होता। इसीलिए राष्ट्रवादियों ने इस एक्ट को एक धोखा कहा। वे इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। उनकी मांग थी कि परिषदों में भारतीयों का बहुमत हो, उन्हें असली ताकत मिले और सबसे जरूरी सरकारी खजाने पर यानी बजट पर उनका नियंत्रण हो। और यहीं पर उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का वो प्रसिद्ध नारा अपनाया, प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर शासन में हमारी कोई आवाज ही नहीं है तो हम टैक्स क्यों दें? ये एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक तर्क था। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि उस वक्त वे
आम जनता या महिलाओं के लिए वोट के अधिकार की मांग नहीं कर रहे थे। नहीं, उनका ध्यान शिक्षित और संपत्ति वाले वर्गों तक ही सीमित था। लेकिन ये एक शुरुआत थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते 1905 में गोखले और 1906 में दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से साफ-साफ स्वराज की मांग कर दी। स्वशासन, जैसा कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में था। बिल्कुल। तो एक तरफ वे विधान परिषदों में ज्यादा अधिकार मांग रहे थे और दूसरी तरफ वे उस नौकरशाही को भी तो बदलना चाहते थे जो असल में जमीन पर राज कर रही थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, क्योंकि कानून बनाना एक बात है और उसे लागू करना दूसरी। वे जानते थे कि असल ताकत तो कलेक्टर और दूसरे बड़े अफसरों के हाथ में है और ये सभी पद अंग्रेजों के लिए रिजर्व्ड थे। तो इसीलिए उनकी सबसे बड़ी प्रशासनिक मांग थी उच्च सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण। हाँ, इंडियनाइजेशन। और इसके पीछे उनके तर्क सिर्फ ये नहीं थे कि भारतीयों को भी मौका मिलना चाहिए, बल्कि बहुत ठोस तर्क थे। आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक, तीनों। सही। आर्थिक तर्क सीधा था। अंग्रेज अफसरों को बहुत ज्यादा तनख्वाह दी जाती थी, जिससे प्रशासन महंगा होता था। साथ ही वे अपनी कमाई और पेंशन का बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेजते थे, जिससे धन की निकासी और बढ़ती थी। और राजनीतिक तर्क ये था कि भारतीय अधिकारी आम लोगों की जरूरतों और समस्याओं को बेहतर समझेंगे और प्रशासन ज्यादा संवेदनशील बनेगा। सही। लेकिन जो सबसे गहरा और दिल को छूने वाला तर्क था, वो नैतिक था। इसे गोपाल कृष्ण गोखले ने 1897 में जिन शब्दों में रखा, वो आज भी बहुत मायने रखते हैं। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, इस व्यवस्था के तहत भारतीय जाति का एक प्रकार का बौनापन या विकास का रुक जाना, स्टंटिंग, चल रहा है। हमें अपने जीवन के सभी दिन हीनता के माहौल में रहना चाहिए। हमारी मर्दानगी जिस पूरी ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है, उस तक हम इस व्यवस्था के तहत कभी नहीं पहुंच सकते। और आगे कहा, हमारी प्रशासनिक और सैन्य प्रतिभाएं केवल इस्तेमाल न होने के कारण धीरे धीरे गायब हो जाएंगी, जब तक कि हमारे अपने ही देश में लकड़ी काटने और पानी भरने वालों की हमारी नियति पक्की नहीं हो जाती। ये बहुत ही मार्मिक बात है। वो सिर्फ नौकरी या पैसे की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि ये व्यवस्था एक पूरे देश के आत्मसम्मान और उसकी क्षमता को कुचल रही है। बिल्कुल, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दमन है। वो कह रहे थे कि आप सिर्फ हमारा पैसा नहीं लूट रहे, आप हमसे हमारा भविष्य, हमारी काबिलियत को साबित करने का मौका भी छीन रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की भी मांग की। हाँ, मतलब कोर्ट और सरकार को अलग रखा जाए ताकि लोगों को पुलिस और अफसरों की मनमानी से सुरक्षा मिले। उन्होंने पुलिस के दमनकारी रवैये और आक्रामक विदेश नीति का भी कड़ा विरोध किया। तो वे सिर्फ आलोचना ही नहीं कर रहे थे, बल्कि एक बेहतर सरकार का खाका भी पेश कर रहे थे। वे चाहते थे कि सरकार एक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट की भूमिका निभाए। हाँ, उनकी मांगें बहुत प्रगतिशील थीं। वे चाहते थे कि सरकार आम लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा का इंतजाम करे, तकनीकी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा दे, किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए कृषि बैंक खोले और अकाल से बचाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करे। एक और अहम बात जो स्रोतों में सामने आती है वो ये है कि उनका सरोकार सिर्फ भारत में रहने वाले भारतीयों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, वे एक अखिल भारतीय पहचान बना रहे थे। उन्होंने उन भारतीय मजदूरों के हक में भी आवाज उठाई जिन्हें गरीबी की वजह से देश छोड़कर दक्षिण अफ्रीका, मलाया, मॉरिशस जैसी जगहों पर जाना पड़ा था, जहां उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव और नस्लीय भेदभाव होता था। बिल्कुल। और स्रोत में खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका का जिक्र है। यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी उस वक्त भारतीयों के अधिकारों के लिए एक बड़ा संघर्ष चला रहे थे। और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने गांधी जी को संघर्ष को पूरा समर्थन दिया। हाँ, इससे ये पता चलता है कि उनकी सोच कितनी व्यापक थी। वे जहाँ कहीं भी भारतीय थे, उनके अधिकारों के लिए खड़े थे। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो इसका क्या मतलब निकलता है? इन सब मांगों और आलोचनाओं का आखिरी नतीजा क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि आर्थिक मुद्दों पर इस लगातार हमले ने पूरे देश में एक आम राय बनाई। ये विचार गांव-गांव, शहर-शहर फैला कि ब्रिटिश शासन का असली चरित्र शोषणकारी है और भारत की गरीबी और पिछड़ेपन की जड़ यही है। उन्होंने अंग्रेजों के हर उस दावे को झूठा साबित कर दिया कि वे भारत को आधुनिक बना रहे हैं। मतलब उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि शोषण का पलड़ा तथाकथित फायदों के पलड़े से कहीं ज्यादा भारी था। बहुत ज्यादा भारी। उन्होंने एक ऐसी बौद्धिक नींव रखी जिस पर आगे चलकर आजादी का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। गोपाल कृष्ण गोखले के उन शब्दों पर फिर से सोचते हैं जहां वे भारतीय जाति के बौनेपन की बात करते हैं।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी देश पर विदेशी शासन का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पैसे या संसाधनों का लुट जाना है, या फिर उस समाज का आत्मविश्वास और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की संभावना को धीरे धीरे खत्म कर देना है। शायद असली ड्रेन पैसे का नहीं बल्कि संभावनाओं का था।